स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। स्टडी IQ IAS पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर। तो जैसा आप जानते हैं, इस SIP सीरीज में हम चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट करंट इश्यूज जो पिछले एक साल में, 1.5 साल में हुए हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। इस SIP के थ्रू हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि SIP की क्या रेलेवेंस है और उसमें करंट इश्यूज के थ्रू जो करंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसकी क्या रेलेवेंस है। इस पे पूरा रिवीजन करवाने के लिए हमने एक स्पेसिफिक क्रैश कोर्स आपके लिए स्ट्रक्चर करा है, जो 200 प्लस लाइव आवर्स में आपको पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस रिवाइज करवाता है। तो जितने 2023 के एस्पिरेंट्स हैं वो जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर वो रिवीजन अच्छे से इफेक्टिवली करना चाहते हैं। और उसके साथ अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं करी है तो यही एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको क्लासेस के साथ साथ फुल लेंथ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट भी देता है, सेक्शनल टेस्ट भी देता है, जो कि हर क्लास के बाद आपको दिए जाते हैं। इसका बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं कल, यानी 7 फरवरी, इस टाइम पे शाम को 7 बजे। इस बैच को जरूर सब्सक्राइब करें। दिस इज द वन स्टॉप शॉप फॉर कंप्लीशन ऑफ द एंटायर सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स। तो SIP प्लस बैच को सब्सक्राइब करें। ये बैच अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए में अगर आप मेरा कोड यूज करें। माई कोड इज सांघी लाइव। और बात हो रही है SIP प्लस बैच की। और इसके सिवा अगर आप और किसी बैच को भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं। सारे बैचेस जो है डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल हैं। कोड एक ही यूज करना है, जो कि है सांघी लाइव। और ये सारे PPTs अवेलेबल हैं मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, जो कि है आयुष सांघीज IAS अकेडमी। ऑलराइट गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इशू। बात हो रही है ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट की। एक कॉन्सेप्ट यहां पे मैं आपको समझाता हूं और ये बड़ा रिलेवेंट कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, BEPS। जब हम बात करते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग की, आपकी जिस कंट्री में इनकम हुई होती है उसे बोलते हैं बेस, या आपकी इनकम बेस, जहां पे आपकी इनकम हुई है। अब वहां से आप बेस अपना शिफ्ट करते हो किसी दूसरे देश में जहां पे टैक्स रेट कम होता है या नेग्लिजिबल होता है, आपकी कंट्री के मुकाबले में कम होता है। तो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट होने को बेस शिफ्टिंग कहा जाता है। और आप अपने प्रॉफिट्स बेसिकली उस कंट्री में रजिस्टर करते हो जहां पे कम टैक्स लगता है। सो यू आर डूइंग बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग इन ऑर्डर टू बी लायबल टू पे लेस टैक्स। तो इस वजह से बहुत सारी कंपनीज पूरी दुनिया की, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही है, पूरी दुनिया की अलग अलग देशों में स्थित है, उन देशों में स्थित है जिनको टैक्स हेवंस कहा जाता है। आपने शायद मॉरिशस का नाम सुना हो, आपने उसके सिवा केमन आइलैंड्स का नाम सुना होगा, स्विट्जरलैंड के बैंक्स का नाम सुना होगा। इन सारे देशों को टैक्स हेवन माना जाता है। उसके सिवा बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रॉफिट्स जो है कंट्रीज लाइक आयरलैंड में पार्क्ड है। एप्पल के प्रॉफिट्स जो है आयरलैंड में पार्क्ड है। वो अपना पैसा आयरलैंड से लेके US तक लेकर नहीं आते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं US में आते ही उस पूरी इनकम पे टैक्स लग जाएगा, तो दूसरी कंट्री में रखो जहां पे टैक्स रेट कम है। इस वजह से एक कॉन्सेप्ट प्रपोज करा गया, डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनके द्वारा प्रपोज किया गया था। और इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ग्लोबल मिनिमम टैक्सेशन रेट। आई रिपीट, द कॉन्सेप्ट इज नोन एज GMTR, ग्लोबल मिनिमम टैक्सेशन रेट। पूरी दुनिया में इररिस्पेक्टिव ऑफ आप किस कंट्री में इनकम लेते हो या किस कंट्री में प्रॉफिट दिखाते हो, उस कंट्री में एक मिनिमम टैक्स रेट तो लगेगा ही लगेगा। और वो मिनिमम टैक्स रेट जो है ग्लोबली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मॉरिशस में कंपनी हो तो उस पर टैक्स रेट 5% से कम है, केमन आइलैंड्स में टैक्स ही नहीं है, स्विट्जरलैंड में टैक्स बहुत कम है, ठीक है, इंडिया में 30% टैक्स है, जर्मनी में 40-45% टैक्स है, यूके में 50% टैक्स है, US में 40% टैक्स है। तो इन देशों में ज्यादा टैक्स है तो आप कम टैक्सेशन वाली टेरिटरीज ज्यूरिसडिक्शन में चले जाते हो। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर, एक ग्लोबल एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड बनाए। उस एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड के हिसाब से आप वहां का टैक्स रेट फिक्स कर दो 15%। तो कंपनी पूरी दुनिया में कोई भी देश देख ले, वहां पे मिनिमम टैक्स रेट तो लग ही रहा होगा।
तो फिर उनका दूसरी कंट्री में जाने का इंसेंटिव या मोटिवेशन कम हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट प्रपोज किया गया था। अ कॉर्पोरेट मिनिमम टैक्स ऑफ 15% ऑन फॉरेन प्रॉफिट्स ऑफ लार्ज मल्टीनेशनल्स aims to discourage nations from tax competition through corporate profit shifting and tax base erosion। क्योंकि टैक्स बेस मेरी कंट्री का इरोड हो रहा है। अगर आप यहां से अपने प्रॉफिट्स मॉरिशस लेकर जाते हो या आप केमन आइलैंड्स लेकर जाते हो, तो जैसे पैराडाइज पेपर्स लीक में या जो जितने भी ये लीक्स हुए हैं, विसल ब्लोअर्स ने जो लीक करे हैं, यहां पे पैसा दूसरी कंट्रीज में ट्रांसफर हुआ है। और वो ट्रांसफर, और बड़े बड़े नाम है इसमें, डीएलएफ केपी सिंह का नाम है, अमिताभ बच्चन और उनकी बहू का नाम है, अजय देवगन का नाम है, हरीश साल्वे का नाम है। इन इतने बड़े बड़े लोगों का, पॉलिटिशियंस का, एक्टर्स का, रियल एस्टेट एजेंट्स का, बड़े कॉर्पोरेट हॉन्चर्स का, इन सब का नाम है। तो ये सारे के सारे लोग जो है अपने प्रॉफिट्स दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट कराते हैं ताकि भारत पे टैक्स ना लगे, तो भारत में उनके ऊपर टैक्स ना लगे। तो इसमें भारत सरकार का तो लॉस है, तो वो तो है टैक्स बेस का इरोजन हो रहा है। भाई वो लोग निकल गए, एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगता नहीं, बहुत सारे लोग जो जो आपके सामने जो ये चीजें बेचते हैं वो टैक्स देते नहीं। तो टैक्स देता कौन है हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में एक ले देखे मिडिल क्लास जो है, नौकरी वाला आदमी, वो टैक्स भरता है बस, और कोई टैक्स नहीं भरता। तो अब आप सोच के देखें, ये जो है इम्पोज अ मिनिमम रेट ऑफ टैक्सेशन ऑन कॉर्पोरेट इनकम इन मोस्ट कंट्रीज बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट। इस चीज को प्रपोज किया गया था। दिस वाज प्रपोज्ड एज अ पार्ट ऑफ OECD, EU members agreed to implement a minimum taxation rate of 15% as per Pillar 2 of Global Tax Agreement OECD in 2021। 2021 में ऐसा इन्होंने किया। तो ये चीज हुई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है उसको कहा जाता है सिजर्स इफेक्ट। सिजर्स इफेक्ट, सिजर्स इफेक्ट क्या है कि आप, तो इस सिजर मतलब दो धाड़ी तलवार, तो उसमें होता यह है कि आप देखिए, अब जैसे इस वक्त जो है यूएस में एक रिसेशनरी फेज चल रहा है। जब भी रिसेशनरी फेज चलता है या रिसेशन आता है, या मान लीजिए स्लो डाउन भी आता है, ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है और रिसेशन यूएस में स्पेसिफिकली हिट कर गया है, तभी आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उसमें मैसिव ले ऑफ्स हो रहे हैं। Amazon में, मेटा में, माइक्रोसॉफ्ट में, इन सारी कंपनीज में मतलब 10-10 हजार, 12-12 हजार, 15-15 हजार नौकरियां जा रही हैं। ग्लोबली अगर देखा जाए, सारी स्टार्टअप कम्युनिटी को अगर सिर्फ देख लिया जाए, तो 2 लाख से ऊपर नौकरियां सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप कम्युनिटी में पूरी दुनिया में जा चुकी हैं। और जो पुराने हाउसेस हैं, जो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, उसमें से भी नौकरियां जा रही हैं। सो पीपल आर लूजिंग जॉब्स। दैट्स बिकॉज ऑफ अ ग्लोबल स्लो डाउन। कि स्लो डाउन हो रहा है, स्लो डाउन होता है तो आपके पास उतना पैसा नहीं होता कि आप सैलरीज मेंटेन कर सको, क्योंकि आप सैलरी नहीं दे पाते, तो इसलिए आप लोगों को निकालते हो। जिन लोगों को निकालते हो वो लोग भी पहले सैलरी कमाते थे और डिमांड करते थे, अब वो डिमांड नहीं कर पाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। सो रेवेन्यू लॉस ड्यू टू डिमांड स्लो डाउन, क्योंकि डिमांड स्लो हो गई है तो लॉस ऑफ रेवेन्यू हो गया है। कपल्ड विद हायर एक्सपेंडिचर, खर्चा ज्यादा है। खर्चा ज्यादा इसलिए है क्योंकि इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट है। खर्चा ज्यादा इसलिए, खर्चा ज्यादा नहीं, खर्चा अगर सेम भी हो तो भी लॉस ऑफ रेवेन्यू के मुकाबले खर्चा आपको ज्यादा दिखेगा। आरबीआई हैज हाइलाइटेड दैट द स्टेट्स फाइनेंसेस डिस्पाइट डिपिक्ट सिजर्स इफेक्ट। जो राज्य है, जो हमारे देश के स्टेट्स हैं, उनका लॉस ऑफ रेवेन्यू हुआ है। उनका लॉस ऑफ रेवेन्यू ग्लोबल स्लो डाउन की वजह से नहीं हुआ, कोविड की वजह से। लॉकडाउन लगा है, कुछ बिक ही नहीं रहा माल। अगर चीजें नहीं बिकेंगी तो स्टेट टैक्सेशन रेवेन्यू कहां से कमाएगा? इफ द स्टेट डजंट अर्न इनकम, या अगर वो टैक्सेशन रेवेन्यू ना कमाए तो उसकी कमाई हो गई कम, और दूसरी तरफ खर्चे बढ़ गए। खर्चे कैसे बढ़ गए? आत्मनिर्भर भारत पैकेज में, मनरेगा की सैलरीज में, कंस्ट्रक्शन में, इन सारी। तो इसको कहा जाता है सिजर्स इफेक्ट। दिस इज अ सिजर्स इफेक्ट, ये सिजर इफेक्ट है। तो ये जो तो देयर इज वन पार्ट और वन पोर्शन ऑफ द सिजर व्हिच डिपिक्ट्स स्लो डाउन एंड लैक ऑफ डिमांड, फॉलोड बाय द सेकंड point of the scissor which depicts that there is higher expenditure। तो वो पूरा आपकी अर्थव्यवस्था को काट देगा। इसको बोलते हैं सिजर्स इफेक्ट। ये चीज भारत में देखने को मिली स्टेट्स के साथ एक्सप्लिसिटली, और ये चीज हम यहां पे देख रहे हैं, तो इसको सिजर्स इफेक्ट कहा जाता है। इस चीज पे मैं एक पूरी स्टोरी करने वाला हूं जो अभी 3-4 दिन में लाइव होगी, बाय फ्राइडे और बाय सैटरडे। उस स्टोरी को जरूर देखिएगा, उसमें हम स्टेट गवर्नमेंट के बजट्स की बात करेंगे। उसके बाद आते हैं तीसरे पे, कॉन्टेक्स्ट। आरबीआई हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑन म्युनिसिपल फाइनेंसिंग। देखिए, आपने 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जरूर पढ़ा होगा। आप लोग आईएएस के एस्पिरेंट्स हैं और आप 2023 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। आपने 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुआ क्या था जो आपने पढ़ा होगा
कि लोकल गवर्नमेंट को रूरल स्टेज पे और अर्बन स्टेज पे जो है वो रूरल और अर्बन स्टेज पे जो है आपने उसको ऑर्गेनाइज करा था या आपने उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करा था, आपने बाकायदा गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करा था। तो उस लेवल पे, रूरल एरियाज के लेवल पे और अर्बन एरियाज के लेवल पे आपने फाइनेंसेस को अरेंज करा। भाई देखो, सरकार बनाओगे तो सरकार तो फाइनेंसेस पे ही चलेगी। सरकार की फाइनेंसिंग के सोर्सेस क्या है? तो सबसे बड़ा सोर्स है टैक्सेशन रेवेन्यू, फॉलोड बाय दैट सेकंड इज नॉन टैक्सेशन रेवेन्यू। तो टैक्सेशन रेवेन्यू जो है वो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के हाथ में या पंचायत के हाथ में बहुत कम है। टैक्सेशन पावर्स जो है वो उनकी बहुत कम है। उनको जो टैक्सेस का शेयर दिया जाता है वो दिया जाता है स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के बिना पर, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है कि राज्य सरकार के पास जितनी आयकर विभाग पे या जितना जीएसटी कलेक्शंस होता है उसको किस तरीके से स्टेट अपने पास रखेगा और उसमें से कितना नीचे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये एक रेवेन्यू का सोर्स उनके लिए होता है। उसके सिवा कई सारी म्यूनिसिपैलिटीज होती है, जो प्रॉपर बड़ी म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, वो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स भी इशू करती हैं। दे इशू म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। तो रिपोर्ट सजेस्ट सम इनोवेटिव वेज टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। इस चीज पे बात करी गई। तो म्यूनिसिपल के फाइनेंसेस को स्ट्रेंथन करो एंड कवर्स 201 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस अक्रॉस ऑल स्टेट्स। तो 74th अमेंडमेंट ने 12वें शेड्यूल के तहत इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करा, अर्बन लोकल बॉडीज को, तो एज अ थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें 18 फंक्शंस इनको दिए गए। अब वो फंक्शंस हैं कि जैसे कि यू हैव टू मेंटेन प्रॉपर हाइजीन, सड़कें, सीवेज उठना चाहिए, पानी नहीं भरना चाहिए, यही तो करता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो हाउएवर द अमेंडमेंट एक्ट हैज नॉट प्रोवाइडेड फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग म्यूनिसिपल फाइनेंस लिस्ट। देखिए, लोकल गवर्नमेंट को आपने रिकॉग्नाइज तो करा, लोकल गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को ठीक से क्लैरिटी के साथ स्टेट नहीं करा। ये बोल दिया आपने कि स्टेट गवर्नमेंट अपने फाइनेंसेस जो है वो लोकल गवर्नमेंट को पकड़ा दे। अब वो स्टेट, इट्स एट द स्टेट्स बिहेस्ट, स्टेट की मर्जी है। तो स्टेट जब चाहे वो काम कर सकता है, और अगर स्टेट ना चाहे तो वो काम नहीं करेगा। एंड इट हैज बीन कंप्लीटली लेफ्ट टू द डिस्क्रेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, जिसकी वजह से म्यूनिसिपल फाइनेंसेस जो है पूरे हिंदुस्तान में वेरी करते हैं लेवल्स में। कुछ कुछ स्टेट्स के राज्य जो ये नगर पालिका होती है वो अच्छी होती है, इफेक्टिव होती है, उनके बजट्स आए होते हैं। बाकी राज्यों में उसकी स्थिति बहुत खराब होती है। तो इस वजह से म्यूनिसिपल फाइनेंसेस जो है उनको अरेंज करना, या उसके फाइनेंसेस को जो है आपको उसका उसका जो फाइनेंस बेस है उसको वाइड करना, ये स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में है। दिस हैज टू बी डन बाय द स्टेट्स, रादर दिस शुड बी डन बाय द स्टेट्स। ये स्टेट्स को ही करना चाहिए। नेक्स्ट उस पे आते हैं, आप देख सकते हैं, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट रेज्ड अलार्म ऑन द माउंटिंग डेट बर्डन and the deteriorating fiscal या financial situation in some states due to excessive doling out of freebies। अब देखिए, ये पॉलिटिक्स है। फ्रीबीज बांटना, इसको आप तुष्टीकरण या इंग्लिश में अपीजमेंट कहते हो। अपीजमेंट पॉलिसीज कही जाती हैं, जो बाय द वे इस बजट में नहीं हुई। इस बजट में लोगों के अपीजमेंट के लिए भारत सरकार ने कुछ नहीं करा। ना तो आपने एग्रीकल्चरल बेसिस पे कुछ बांटा, उल्टा आपने फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडीज और कम कर ली, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्टेप है। कि आप कब तक लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट करके रखोगे? हो गया आत्मनिर्भर भारत पैकेज खत्म, अब कोविड हो गया, आपका काम करके पैसा कमाओ ना, मतलब वर्क एंड मेक मनी। व्हाई आर यू ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट की सरकार हमें फ्री में देगी? क्यों देगी भाई सरकार फ्री में आपको? खुद करो ना काम, खुद कमाओ, खुद राइज करो। सो उस चीज को लेते हुए ये फ्रीबीज बांटने का जो कल्चर है, ये रैम्पेंट आज से नहीं हमेशा से रहा है, और यहां नहीं पूरी दुनिया में रहा है। तो उसके ऊपर सवाल उठाया गया है। आपको हाल ही में ये चीज देखने को मिली होगी, या पिछले 5-6 साल से जो आप देख रहे हैं, वो है आम आदमी पार्टी का एग्जाम्पल, जो कि फ्रीबीज पे ही जीतती है। तो उसमें फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री महिलाओं की बस की टिकट या मेट्रो की टिकट, फ्री ये फ्री वो, तो दुनिया भर मोहल्ला क्लिनिक फ्री, दुनिया भर की चीजें वो फ्री बांटते हैं, या फ्री के बेसिस पे काफी बखान करते हैं अपना। तो इंडिया फिस्कल फेडरलिज्म यहां पे आता है। फिस्कल फेडरलिज्म जो है उसका मतलब होता है, फेडरल का मतलब तो आप जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। सेंटर और स्टेट्स के बीच में फाइनेंशियल पावर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करी जाती हैं। तो फिस्कल फेडरलिज्म का क्लासिक एग्जांपल है जीएसटी काउंसिल, क्योंकि जीएसटी काउंसिल एक ऐसी बॉडी है जो कि फाइनेंशियली सेंटर, मतलब वित्त मंत्री निर्मला ताई को, और सारे जितने भी स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी हर एक स्टेट से फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो भी उसका पार्ट बनता है।
तो सेपरेशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन फॉर ईच पब्लिक सर्विस, 7th शेड्यूल allocates areas of responsibility under union, state and concurrent list. इसमें आता है लिस्ट 2 में स्टेट लिस्ट है. इट इंक्लूड्स एरियाज सच एज एग्री, पावर, हेल्थ, with financing provisions by empowering them with specific resource mobilization and taxation powers. All these are things. तो principle of subsidiarity, subsidiary है, उसकी subsidiarity का principle क्या है? Functions and autonomy should be allotted at the lowest possible level of government. अब देखिए, फंक्शंस तो लोएस्ट पॉसिबल लेवल पे है. जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, म्यूनिसिपल बॉडी या पंचायत, उसके फंक्शंस तो पता है, उसके पास ऑटोनॉमी नहीं है चीजों की. It enhances revenue generation and spending efficiency. Example 73rd and 74th that allocated specific functions to PRIs and ULBs under 11th and 12th schedule. फंक्शंस दिए, उनको ऑटोनॉमी नहीं दी. और ऑटोनॉमी अगर है भी तो आप ये ध्यान रखें कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है उनके पास. तो स्टेट के फाइनेंसेस पे क्या मुद्दे हैं, इश्यूज क्या हैं, ये थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस है. ये मेंस की तरफ चला जाता है कि अपने रेवेन्यूज इनके कम हो रहे हैं, जो कि हम कंपेयर करके देखें तो पहले स्टेट का अपना रेवेन्यू सन 1955 में था जो 69% था, 69%. ये कम होके आधे से कम हो गया है, 38% आ गया है 2019-20 में. प्रॉब्लम्स इन स्टेट लेवल एक्सपेंडिचर पैटर्न, स्टेट्स खर्चा भी ज्यादा करते हैं. स्टेट गवर्नमेंट्स को भी स्टेट में पॉलिटिक्स भी अलग लेवल पे चलती है, तो वहां पर भी अपीजमेंट है. अब जाहिर सी बात है, आपने कुछ उल्टा सीधा प्रॉमिस करा, अब वो पावर में आने के बाद आप दोगे ना. इसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट हो गया है फार्म लोन वेवर का. Shrinking of net divisible pool due to increased cesses and surcharges and centers gross taxation revenues. जो राज्य केंद्र सरकार है उसके gross taxation revenues में आपने देखा एक डिप आया है. Conception and implementation of centrally sponsored schemes, जिसमें पैसा खर्च होता है. इसमें देखिए सेंटर भी देती है और स्टेट को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है. तो एज एस्पिरेंट्स आपने देखा होगा कि एलोकेशन होता है 75-25 फॉर नॉर्मल स्टेट्स, 90-10, 90% सेंटर देती है, 10% स्टेट देती है, नॉर्थ ईस्ट और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के. तो ये सब चीजें हैं. तो स्टेट फाइनेंसेस को सपोर्ट करने के लिए क्या खास बात है, व्हाट इज सो स्पेशल? तो स्टेट फाइनेंसेस को सपोर्ट करने के लिए जो SGST का शेयर है वो दिया जाता है, प्लस 14th फाइनेंस कमीशन ने स्टेट फाइनेंसेस का जो शेयर है टैक्सेशन में 32 से 42% करा था, जो कि 15th फाइनेंस कमीशन ने 42 से 41, 41% कर दिया था. The off-budget borrowings will be considered as borrowings made by the state itself. Borrowings करना भी आपको अलाउड है. Ways and means advances, RBI ने लिमिट को लोअर करा है फॉर स्टेट्स. मतलब आप इससे कम भी होगा तो आप बोरो कर पाओगे to 47,000 crores from 51,000 crores. WMA are temporary advances given by RBI to help the government to overcome any mismatch in receipts and payments. Receipts और payments में किसी भी तरह का mismatch है, उसे हटाना है. Maximum numbers of overdraft days for state governments, UTs are reverted to 36 days in a quarter from 50 days by RBI. ये 36 दिन हो गया है 50 दिन से. This has happened. तो अब इसके थ्रू आप कोशिश ये कर रहे हो, जैसे ओवरड्राफ्ट की वो है लिमिट आपने कम कर दी है कि आप अब इतना भी बोरो कर सकते हो. भाई मिनिमम बोरोइंग पहले 50,000 करोड़ किया, वो 47,000 करोड़ पे भी हो सकती है. तो इसके थ्रू आप स्टेट फाइनेंसेस को ऑगमेंट कर रहे हो कि स्टेट को अगर जरूरत है तो आप उसे फाइनेंसेस दे रहे हो, जो कि बड़ी बात है, अच्छी बात है. फिर आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर 22-23. ये भी पोस्ट कोविड हुआ है. वो इसलिए क्योंकि कोविड में हुआ ये था, व्हाट हैड हैपेंड ड्यूरिंग कोविड, दैट स्टेट के, जैसे मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, उसके रेवेन्यूज बहुत मैसिवली इंपैक्टेड थे. द रेवेन्यूज वर मैसिवली इंपैक्टेड. रेवेन्यू कम हो गया था, तो स्टेट्स को जीएसटी में शेयर मिल नहीं रहा था क्योंकि चीजें बिक नहीं रही थी. तो भारत सरकार ने स्टेट्स को लोन्स दिए, और अब जो है अब हो गए लोन्स. मतलब कितना बोरोइंग करोगे आप? तो उस चीज को ऑगमेंट करने के लिए उनका डिविजिबल पूल जो है यहां पे दिया गया है, स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर 22-23. दिस इज समथिंग दैट हैज हैपेंड. तो आप देख सकते हैं, स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 21-22, प्रोवाइड्स 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट टू स्टेट्स. ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है. आपने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है 50 साल के लिए, जिसके तहत स्टेट कम से कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसके थ्रू उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, जिसके थ्रू वो जॉब्स क्रिएट कर सकता है, अपनी GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड कर सकता है, एडिशन कर सकता है. तो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 a total financial assistance of 1 lakh crore would be given to the states. 1 लाख करोड़ का असिस्टेंस जो है वो दिया जा रहा है.
कौन दे रहा है? जाहिर सी बात है सेंटर दे रहा है। ये इंटरेस्ट फ्री लोन है ताकि स्टेट्स का जो रेवेन्यू है वो ऑगमेंट हो और ग्रोथ भी हो सके। ग्रोथ कैसे होगी भाई? ग्रोथ करने के लिए आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा, खर्चा करने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा। अगर नहीं कमा पा रहे हो तो आपको सरकार लोन दे रही है, वो भी वापस करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। तो लोन अंडर द स्कीम वुड बी ओवर एंड अबव द नॉर्मल बोरोइंग सीलिंग अलाउड, ऑब्वियसली, क्योंकि जितना नॉर्मल है उसमें तो ग्रोथ नहीं हो रही ना, तभी आप ऊपर से दे रहे हो। एंड शुड बी स्पेंट इन द सेम ईयर। फंड्स नॉट यूज्ड बाय अ स्टेट विद इन अ रीजनेबल टाइम पीरियड मे बी एलोकेटेड टू अनदर स्टेट। वो दूसरे स्टेट को दे दोगे। 7 पार्ट्स ऑफ द स्कीम, ये सारी भारत सरकार की स्कीमें हैं, आपने सबके नाम सुने होंगे। गति शक्ति हो गया, आपका ग्राम सड़क योजना हो गया, डिजिटाइजेशन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, अर्बन रिफॉर्म्स, डिसइन्वेस्टमेंट, मोनेटाइजेशन। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो एलिजिबल प्रोजेक्ट्स के लिए इतना मैसिव लोन दिया जा रहा है। न्यू और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और फॉर सेटलिंग पेंडिंग बिल्स एंड ऑनगोइंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स, स्टेट्स में सबमिट प्रोजेक्ट्स ऑफ हायर वैल्यू देन द फंड्स एलोकेटेड, इंडिकेटिंग देयर प्रेफरेंस और प्रायोरिटी। कि अपनी प्रेफरेंस और प्रायोरिटी जो है वो आप स्टेट करोगे और उसे आगे लेकर आओगे। दिस वाज डन। फिर बात आती है एसेट मोनेटाइजेशन प्लान पे। तो एसेट मोनेटाइजेशन प्लान की क्या खास बात है? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट एसेट मोनेटाइजेशन प्लान? एसेट मोनेटाइजेशन प्लान का मतलब ये होता है कि देखिए, बड़ी अच्छी स्कीम है ये। जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जिनको हम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहते हैं, पीएसयू जैसे बोला जाता है, उनके पास बहुत मैसिव प्रॉपर्टीज हैं। तो बहुत कुछ कुछ ऐसे पीएसयू जिनके पास प्रॉपर्टी बहुत है। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो उनकी कोर एक्टिविटीज में लगी हुई है और वो यूज होती है और वो उसी ने उनको अलॉट करी गई थी। लेकिन कुछ कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि नॉन कोर यूजर्स के लिए यूज आती है या शायद यूज भी नहीं हो रही है। इसमें सबसे बड़ा नंबर जो है वो है इंडियन रेलवेज के पास और उसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास। दोनों ही अपनी जितनी लैंड है वो डिस्क्लोज नहीं करते कि कहां कहां पर है। तो इन दोनों की तरफ तो नजर जा भी नहीं रही है। बाकी जितने पीएसयूज हैं उनकी तरफ नजर जा रही है कि आपके पास लैंड कितनी है, हाउ मच लैंड डू यू हैव, और या हाउ मच नॉन कोर एसेट्स डू यू हैव। उन नॉन कोर एसेट्स को सबसे पहले तो आप उसका ऑडिट करोगे, उसको अकाउंट करोगे और फिर उसको अकाउंट करने के बाद देखोगे कि उसके थ्रू कैसे रेवेन्यू जनरेट करा जाए। इसको कहा जाता है एसेट मोनेटाइजेशन प्लान। की जितने एसेट्स है उसको मोनेटाइज कर रहे हैं हम, वी आर मोनेटाइजिंग देम। सो अब देखिए, ध्यान से समझिएगा। इट विल एडवाइज एंड सपोर्ट अदर गवर्नमेंट एंटिटीज एंड सीपीएसईज टू आइडेंटिफाई देयर सरप्लस नॉन कोर एसेट्स, hold, manage and monetize the non-core assets in an efficient and professional manner. Efficient और professional matter में आप इसे monetize करोगे। Work as an agency for monetization by including industry best practices by hiring professionals from the private sector. इसलिए काम करा जा रहा है। तो उसके लिए आपको लैंड बैंक बनाना पड़ेगा। National Land Monetization Corporation has been set up to fast track this process. आई होप ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि भाई आपके पास कोई एसेट अगर यूज में नहीं आ रहा है तो उसको यूज करो, उससे कुछ कमाओ। तो उसमें कौन कौन रहेगा? देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, प्रोफेशनल्स इन द फील्ड ऑफ रियल एस्टेट, एमिनेंट प्रोफेशनल एज द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड, ये रहेंगे। तो ये नए सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्रिएट करेंगे उसी नॉन कोर एसेट से, ट्रांसफरिंग रेवेन्यू राइट्स टू प्राइवेट प्लेयर फॉर अ स्पेसिफाइड थिंग, फॉर अ स्पेसिफाइड अमाउंट। तो ये है। तो इट अनलॉक्स द वैल्यू फ्रॉम द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलाइजेस प्रोडक्टिविटी इन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में प्रोडक्टिविटी को यूटिलाइज किया जाता है। दिस इज व्हाट इज डन। तो आई होप आपको ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। दिस इज डन। फिर आती है बारी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की। ये जो है आप ध्यान रखोगे, यू वुड रिमेंबर दिस, की ऑफिस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर क्या है। देखिए, आपको पता होना चाहिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का नाम तो चलो एक बात है, दूसरी चीज है वो क्या करते हैं, व्हाट डज ही डू। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सीईए टू द पीएम, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन। Analyzing any issue referred to it by PM and to advise him, advisory function. Addressing issues of macroeconomic importance and presenting views to the PM. कि भारत में इस वक्त अगर आप एक हॉक से एक ड्रोन व्यू देखो तो आपको क्या दिख रहा है अर्थव्यवस्था में? नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, डिमांड सप्लाई की कोई, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितनी चीजें आती हैं वो सारी चीजें आपको देखनी है। Submitting periodic reports to PM on macroeconomic developments and issues with implications for economic policy. यदि कोई पॉलिसी है तो उसके क्या implications हैं? नीति acts as nodal agency for the administrative planning and budgeting for economic advisory council. तो economic advisory council में ये सारी चीजें होती हैं। All these things are done. तो ये सब आप ध्यान रखोगे। मैं आपको नाम भी बता देता हूं इनका।
तो जो नए ईएसी हैं, वेंकटरामन अनंत नागेश्वरन, ये नए ईएसी का नाम है जिनको आप ध्यान रखोगे, प्लीज रिमेंबर दिस नेम। फिर आती है बारी डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव। तो डोनेट अ पेंशन, अब मोदी जी जो है वो पक्के अहमदाबादी हैं, वो आसानी से पैसे वैसे किसी को देते नहीं है। तो अब क्या है कि वो सरकारी खाते से खर्च ना हो और पेंशन भी देनी है, तो अपनी एक आदमी दूसरे को अपनी पेंशन डोनेट कर दे। तो श्रम योगी मानधन जो है भारत सरकार की एक स्कीम थी जिसके तहत इनफॉर्मल सेक्टर्स के वर्कर्स को पेंशन दी जानी चाहिए थी या देनी थी। उसमें कंट्रीब्यूशन उसी से आता, सरकार उस पर इंटरेस्ट देती और रिटायरमेंट के बाद 3,000 रुपए प्रति महीना उसे पेंशन के रूप में मिलता। अब सरकार ने इसको थोड़ा एक स्टेप आगे बना के बढ़ा के बोला है कि डोनेट करो अपनी पेंशन की, कोई अपनी पेंशन डोनेट करना चाहे वो कर सकता है। ये पहले भी एक बार करा था, डोनेट योर एलपीजी सब्सिडी। सो यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री लॉन्च डोनेट अ पेंशन स्कीम, जिसके तहत कोई भी नागरिक अपना प्रीमियम अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर इस स्कीम के तहत दे सकता है कि हम उसकी जगह हम प्रीमियम देंगे। सो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जो है वो ओल्ड एज प्रोटेक्शन और सोशल सिक्योरिटी के लिए है, अटल पेंशन भी उसके लिए है। ये जो है अनऑर्गेनाइज्ड या इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स के लिए है। स्कीम का फायदा उठाने के लिए आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अर्निंग लेस देन ₹15,000 पर मंथ, ये डेफिनेशन है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की, जिसकी 15,000 रुपए महीने से कम की तनख्वाह हो। Unorganized workers है any Indian citizen in the age group of 18 to 40 years can join through their savings account or post office savings account, इसके थ्रू ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट है, मतलब ये अटल पेंशन योजना में एलिजिबिलिटी है। 50-50 कंट्रीब्यूशन होगा बाय सब्सक्राइबर एंड द सेंटर, कि जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे प्रीमियम में उतना ही आप सरकार भी करेगी, तो 50-50 है। यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 50% ऑफ टोटल प्रिस्क्राइब्ड कंट्रीब्यूशन अप टू ₹1,000 पर annum। 1,000 रुपए प्रति साल का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, उसका 50% तो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। तो इट इज अवेलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years और बिटवीन दिस टू दिस सब्सक्राइबर शुड नॉट बी इनकम टैक्स पेयर्स और कवर्ड अंडर एनी एग्जिस्टिंग स्कीम, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। इनकम टैक्स पेयर हो तो आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो ये चीज है। तो मिनिमम अब ये देखिए, श्रम योगी मानधन में 3,000 रुपए प्रति महीना मिलेगा 60 साल की उम्र हो जाने के बाद। यहां पे 1,000 से 5,000 के बीच में मिल सकते हैं क्योंकि ये वेरिएबल है। सो ये 50% ऑफ द पेंशन टू द स्पाउस, डेथ के बाद अगर डेथ हो जाती है, उसकी नॉमिनी की डेथ हो जाती है, तो जो पॉलिसी जब मैच्योर होती है और मान लीजिए जो बेनिफिशियरी है उसकी डेथ हो जाए, तो उसके नॉमिनी को मिलता है 50% ऑफ द पेंशन, सेम अमाउंट ऑफ पेंशन गारंटीड टू स्पाउस। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इंप्लीमेंट करती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंप्लीमेंट करती है। ये बेसिकली फर्क है दोनों के बीच में। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम। ट्विन डेफिसिट जो है उसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन से दो डेफिसिट्स को ट्विन डेफिसिट में लाया जाता है और ये प्रॉब्लम एक्सप्लिसिटली हाईलाइट क्यों करी गई है, आइए देखते हैं। सो करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट आप जानते हैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे बेस्ड है। इन दोनों के बीच का ये दो चीजें जो है ये ट्विन डेफिसिट्स में आती हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन इट्स मंथली इकोनॉमिक रिव्यू कॉशन्ड री इमर्जेंस ऑफ द ट्विन डेफिसिट। देखिए डेफिसिट हमेशा रहे हैं, यही दोनों डेफिसिट हमेशा रहे हैं, लेकिन ये ट्विन डेफिसिट जब परेशान करने वाली स्थिति में आता है, then eyebrows are raised, then you actually start thinking about what damage can they do to your economy। तो often used for economic growth, जाहिर सी बात है aren't necessarily harmful, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट अगर ज्यादा है, आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो। खर्चा ज्यादा क्यों कर रहे हो? फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। यदि आप पीएम गति शक्ति बना रहे हो या बुलेट ट्रेन चला रहे हो तो खर्चा हो रहा है। इन द लॉन्ग टर्म और हायर डेफिसिट्स कैन लीड टू रिड्यूस्ड नेशनल सेविंग्स रेट, अपवर्ड शिफ्ट इन द इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट मेकिंग एक्सपोर्ट्स कॉस्टलियर। जो एक्सपोर्ट्स है वो महंगे हो जाए, क्योंकि यहाँ पे खर्चा ज्यादा कर रहे हो, इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है, इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है तो बनाना महंगा है, प्रोडक्शन महंगा है तो एक्सपोर्ट महंगा हो जाता है। हायर बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि करंट अकाउंट डेफिसिट और इस पे कंट्रीब्यूट कर रही हैं। सो हाउ टू ओवरकम इट, बताइए कैसे ओवरकम करेंगे, कैसे फिस्कल डेफिसिट को या कैसे करंट अकाउंट डेफिसिट को कम किया जाए। करंट अकाउंट डेफिसिट में आप एक्सपोर्ट्स जो ये अफेक्ट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाओ। एक्सपोर्ट्स बढ़ाओगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा, या इंपोर्ट कम करो तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा। दूसरी चीज है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में भारत सरकार को अपने खर्चे कंट्रोल करने पड़ेंगे।
देखिए, आमदनी एक लेवल तक बढ़ सकती है, लेकिन खर्चे कंट्रोल करने पड़ेंगे, तभी ये चीज हो सकती है। तो उसमें भारत सरकार ने इस बार पहली बार कदम उठाया है जहां पे फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी को कम किया है, उसमें कटौती करी है। फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है, आप ये समझ लीजिए भारत सरकार के टोटल बजट का 12.5% जो है सिर्फ खाने और कीड़े मारने की दवा जो है, खाद के ऊपर खर्चा हो रहा था, उसको काफी हद तक काटा है, जो कि बहुत अच्छा कदम उठाया गया है मेरे हिसाब से। ये इसको नेगेटिवली ना देखें कि आपने किसान के मुंह से निवाला छीन लिया और ये सब बकवास जो ऑपोजिशन करेगा इस पे ना जाए। उसका रीजन ये है कि बाकी सारी चीजें सब्सिडाइज्ड हैं। आपको अब ये एडिशनल सब्सिडी की जरूरत नहीं है, और ये सब्सिडी जब तक आप खुद कम नहीं करोगे तब तक बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि ये तो अपीजमेंट वाली बात है। क्यों अपीजमेंट करते चले जाओ, तो जितना तुम फ्री दोगे उतनी उसे फ्री की आदत पड़ेगी। वही बात है ना, घर में जितनी जगह होती है कम पड़ती है। आज आप 2 कमरों में रह रहे हो, आपको कम पड़ रहे हैं, कल 3 में जाओगे वो भी कम पड़ेंगे, 5 में जाओगे वो भी कम पड़ेंगे। तो आप जितनी सब्सिडी दे दो, जितना पैसा आप कमा लो, वो हमेशा कम लगता है। सो import substitution cuts, especially fossil fuels and non-essential goods, fair valuation of rupee for competitive export। तो ये सब चीजें फेयर वैल्यूएशन ऑफ रुपी हो, एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव होने चाहिए ताकि बाहर सही दाम पे जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस, रिफॉर्म्स फॉर कंटिन्यूड कैपिटल इनफ्लोज। तो कंटिन्यूड कैपिटल इनफ्लोज के लिए ये काम जो है हो रहा है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। उसके बाद है पीएफएमएस, जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है। सो देख सकते हैं कि एसएनए मॉडल आया है, जो कि सिंगल नोडल एजेंसी है। इट विल हेल्प कट डाउन ऑन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर्स, मनी वुड बी रिलीज्ड एट द नीडेड स्टेज जहां पे जरूरत है। By providing data on unspent balances for centrally sponsored schemes, state government department can now rationalize their proposal for the fund released। वो जो भी फंड रिलीज करा है उसको रैशनलाइज कर सकते हैं, इन केस उसकी जरूरत पड़े। दिस कैन बी डन, ये चीज करी जा सकती है। सो गाइज, दैट वुड बी इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। यहाँ पे हमने काफी सारी चीजें जो है वो कवर करी है करंट अफेयर्स के नाम पे। आप जरूर ये स्टडी करें, डेफिनेटली स्टडी ऑल दीज थिंग्स। और आप SIP का कोर्स ज्वाइन करें यदि आप इसी तरीके से पूरे सिलेबस का कवरेज करना चाहते हैं। डू सब्सक्राइब टू द SIP सिलेबस। द बैच इज स्टार्टिंग टुमारो 7th of February at 7 PM। तो इसमें सारी टॉप फैकल्टीज 200 घंटे से ऊपर में आपको लाइव पढ़ाएंगी और आपके सारे डाउट्स हाथों हाथ सॉल्व करेंगी। टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है, फुल लेंथ टेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट भी आपको अवेलेबल है। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। डू सब्सक्राइब टू द कोर्स। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।